गाइस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हमारी टीम की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आया है। सो आप लोग इसको ज़रूर फॉलो करना। हमारी टीम ने एक न्यू बैकअप चैनल क्रिएट किया है जिसका लिंक इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो आप लोग उस पर क्लिक करके तुरंत ज्वाइन कर ले। धन्यवाद। शिप्रा डाइनिंग रूम में शौर्य के पास पहुंची और बिना कुछ कहे उसके सामने बैठ गई। शौर्य शिप्रा से नजर मिलाने का ताव नहीं ला सका। अभी तो तुम सोए हुए थे, इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गए? शिप्रा एक टक शौर्य को घूरते हुए बोली। जल्दी क्यों? अब तो 8 बजने वाले हैं। उठा तो चाय की तलब लगी थी तो चाय पीने नीचे आ गया। शौर्य अपने चेहरे पर कॉन्फिडेंस दिखाते हुए बोला। अच्छा, जब तक मैं तुम्हारे कमरे में थी तब तक तो तुम्हारी नींद नहीं टूटी थी। मेरे कमरे से 5 मिनट के लिए बाहर जाते ही तुम्हारी नींद भी टूट गई और तुम नीचे आकर चाय भी पीने लगे। शिप्रा शौर्य के चाय की कप को देखती हुए बोली। तुम मेरे कमरे में थी? तुम मजाक कर रही हो। अगर तुम मेरे कमरे में होती तो मुझे पता नहीं चलता। मैं तो जो रात सोया था तो सुबह जब नींद टूटी तो मैंने तो तुम्हें कमरे में नहीं देखा। शौर्य पूरे कॉन्फिडेंस से झूठ बोला। शिप्रा को भी शक होने लगा कि क्या शौर्य सच बोल रहा है। क्या वो सचमुच इतनी गहरी नींद में था कि शिप्रा का रात भर उसके साथ होने का पता ही नहीं चला। वो शौर्य के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करती हुई बोली, और तुम्हारा शाम का क्या प्लान है? तुम बता रही थी आज राधिका का एंगेजमेंट है। शौर्य शिप्रा से ऐसे बात करने लगा जैसे रात उन दोनों के बीच कोई नाराजगी ही नहीं थी। शिप्रा को इस बात से भी हैरानी हो रही थी कि शौर्य उसके इमोशन से अनजान कैसे हो सकता है। वो तो सोच रही थी कि जब वो शौर्य के सामने होगी तो वो कल के लिए सॉरी बोलेगा, पर वो तो ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे उनके बीच कल सब कुछ ठीक था। तुम्हें कल के लिए कोई सफाई नहीं देनी है। शिप्रा शौर्य के पूछे गए सवाल को इग्नोर करती हुई बोली। शौर्य समझ गया कि शिप्रा कल वाली बात को इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाली है। उसे लगा था जिस तरह वो रात में उसके साथ आकर सोई थी, वो अब तक कल उसके लेट से आने वाली बात को भूल गई होगी, पर वो अभी भी उस बात को पकड़े हुए थी। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? कुछ ऐसा अर्जेंट आ गया था कि मैं चाहकर भी फ्री नहीं हो पाया। जब फ्री होकर तुम्हें फोन किया था तब तक तुम घर आ गई थी। शौर्य शिप्रा के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखता हुआ बोला। शिप्रा ने शौर्य के हाथ के नीचे से अपना हाथ खींच लिया। शौर्य को शिप्रा का व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। वैसे तो वो रात भर उसके सीने से लगकर सोई, पर अभी शौर्य के उसके हाथ पर हाथ रखने पर अपना हाथ हटा ली। क्या तुम मुझसे नाराज हो? शौर्य शिप्रा की आंखों में देखते हुए बोला। मेरे नाराज होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? शिप्रा उदासीन स्वर में बोली। शिप्रा की इस बात पर शौर्य कुछ बोल नहीं पाया। उसने शिप्रा के उदासीन चेहरे को एक बार देखा, फिर अपनी जगह से उठा और शिप्रा को अपनी बाहों में उठा लिया और उसको लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। शिप्रा खुद को शौर्य की पकड़ से छुड़ाने का प्रयास करती हुई बोली। छोड़ो मुझे, मैं कहती हूं छोड़ो मुझे। शिप्रा शौर्य से छूटने का प्रयास करती हुई बोल तो रही थी, पर उसकी आवाज धीमी ही थी। वो नहीं चाहती थी कि मेघा या गिरजा में से किसी को पता चले कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। पर शौर्य शिप्रा के प्रयास को विफल करते हुए उसको लेकर अपने कमरे में पहुंचा। उसने अपने पैर से कमरे के दरवाजे को भिराया और उसको अपने बेड पर ले जाकर धीरे से उतारा और खुद भी उसके पास लेट गया। उसने शिप्रा पर से अपनी पकड़ ढीली नहीं की। शिप्रा उसकी पकड़ में चटपटाती रही और साथ में बोलती भी रही। मैं कह रही हूं छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी। तो ठीक है ना, चिल्लाओ, तुम्हें रोका किसने है? शौर्य उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। शिप्रा अभी आगे कुछ और बोलने ही वाली थी कि तभी शौर्य ने शिप्रा के होठों पर अपना होठ रख दिया। शिप्रा की आवाज उसके मुंह में ही दब गई। वो उसकी बाहों में कसमसाती रही। तभी वहां पर शौर्य के मोबाइल की रिंग सुनाई देने लगी। शौर्य की पकड़ शिप्रा पर से हल्की हुई। उसने अपना एक हाथ बढ़ाकर अपना मोबाइल लिया और मोबाइल पर फ्लैश होते नंबर को देखा तो ये कॉल उसके पापा का था। सुबह सुबह अपने पापा का कॉल देखकर शौर्य का रोमांस का नशा उड़ गया। उसके अधर शिप्रा के अधर से अलग हुए, पकड़ भी शिप्रा पर से छूट गई। जो शिप्रा शौर्य से छूटने के लिए अपने हाथ पैर मार रही थी, उसने अपनी कोशिश बंद कर दी। उसने भी शौर्य के मोबाइल पर फ्लैश होते नंबर की तरफ देखा।
उस पर पापा नाम देखकर वो समझ गई कि कॉल शौर्य के पापा की है। शौर्य मोबाइल लेकर बेड से उठना चाहता था, पर शिप्रा ने शौर्य की शर्ट को पकड़कर उसको उठने से रोक लिया। शौर्य ने शिप्रा की ओर देखा तो उसकी आंखों में जिज्ञासा भरी हुई थी, जैसे वो भी जानना चाहती हो कि उसके पापा ने अभी किस लिए उसको फोन किया था। शौर्य ने बेड पर लेटे हुए ही कॉल उठाया। हेलो पापा, आप कैसे हैं? कहाँ हो तुम? जब से तुम गए हो एक बार भी दोबारा वापस नहीं आए। इतने भी क्या बिजी हो कि अपने मम्मी पापा से मिलने का भी समय नहीं है? सूर्यभान जी की आवाज दूसरी तरफ से सुनाई दिया। अब आपको कैसे कहूं पापा, कुछ ऐसा ही काम था, पर अब सब ठीक है। आप बताइए, कुछ विशेष तो नहीं है? शौर्य संकोच भरे स्वर में बोला। विशेष ही है। आज दोपहर में विक्रमजीत जी एवं वीरभद्र जी घर आ रहे हैं। हो सकता है उनके साथ उनकी पोतियां भी हों। उस समय तुम्हारा होना जरूरी है। सूर्यभान जी गंभीरता से बोले। ये जानकर कि विक्रमजीत चौहान अपनी फैमिली के साथ आने वाले हैं, इस बात ने शौर्य को परेशान कर दिया। पर उसने खुद को संयमित कर अपने पापा से कहा, ठीक है पापा, मैं समय से आ जाऊंगा। इतना कहकर शौर्य ने फोन काट दिया। शिप्रा, जो उसके साथ ही लेटी थी और दोनों तरफ की बात को सुन पा रही थी, ये सुनकर कि कनिका अपने दादाजी के साथ शौर्य के घर आने वाली है, उसको अपना दिल बैठता हुआ महसूस हुआ। उसको लगा कोई शौर्य को उससे छीनने की कोशिश कर रहा है। जो शिप्रा अभी थोड़ी देर पहले तक शौर्य की पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष कर रही थी, उसने शौर्य को जोर से अपने सीने से कस लिया। शौर्य ने धीरे से उसके पीठ को सहलाया। कमाल है, अभी तो मेरी पकड़ से आजाद होने के लिए छटपटा रही थी अगर और आपको अब अच्छा लगे मुझे तो छोड़ने का नाम नहीं मिक्सडोज ले को रही। सब्सक्राइब करें। शौर्य मुस्कुराता हुआ बोला, तुमको ये मजाक लग रहा है? जब से तुमने ये कनिका नाम का भूत मेरे सर पर बैठा दिया है, मेरी रातों की नींद और दिन का चैन दोनों उड़ गया है। शिप्रा शौर्य के सीने से अपना चेहरा अलग करके उसकी आंखों में देखती हुई बोली। उसकी आंखें डबडबाई हुई थीं। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? सब ठीक हो जाएगा। बस तुम्हें ये प्रॉमिस करना होगा कि आगे से तुम मुझसे कभी नाराज नहीं होगी। शौर्य शिप्रा की आंखों में देखते हुए शरारती भाव से बोला, मेरी जान पर बनी हुई है और तुमको मजाक सूझ रहा है? शिप्रा शौर्य के सीने पर अपना घुसा मारती हुई बोली, मुझे तो लगता है कि तुम में कोई भूत घुसा हुआ है। एक पल को तो तुम मुझसे नाराज रहती हो और दूसरे पल में मेरी बाहों में आकर सो जाती हो। शौर्य शिकायती लहजे में बोला। शौर्य की बात सुनकर शिप्रा की भवें तन गई। अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें पता ही नहीं था कि मैं रात में तुम्हारे कमरे में आई थी। अब कैसे याद आ गया कि मैं तुम्हारी बाहों में थी? वो तो वो तो शौर्य बोलने में लड़खड़ाया, फिर ढीठता से बोला, अब इसका कोई मतलब नहीं है कि मुझे क्या याद है या क्या नहीं है, पर इसका तुम्हारे पास क्या जवाब है कि एक पल में तो तुम मुझे अपने पास आने भी नहीं देती और अगले पल में खुद आकर मुझे अपनी बाहों में भरकर सो जाती हो। इसका मतलब यह है कि मेरी नाराजगी तुमसे है, तो सजा तो तुम्हें दूंगी ना, मैं खुद को थोड़ी ना पनिशमेंट दूंगी। मुझे अच्छी नींद ही इन बाहों में आती है, तो तुम्हें अकेले क्यों सोऊं? वैसे भी इस शरीर पर मेरा हक है और इसके साथ मैं कैसे रहती हूं, ये मेरी मर्जी। शिप्रा शौर्य के सीने पर किस करती हुई उसको जोर से अपनी बाहों में भींच ली। जब इस शरीर पर अपना हक जता रही हो, तो फिर रात में इसके लिए अपना दरवाजा क्यों नहीं खोला? शौर्य शिप्रा की ठोरी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए पूछा, शरीर पर तो मेरा हक है, पर इसके अंदर जो दिमाग काम करता है, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं चलता। वो अपनी मन मर्जी करता रहता है। ये सख्ती तो उसके लिए होती है। ये जो दिमाग है, यही मुझे नाराज करता रहता है। शिप्रा अपनी उंगली से शौर्य के मस्तिष्क को ठक ठक करती हुई बोली, इस दिमाग की छोटी मोटी गलती को माफ भी कर दिया करो। ये इतना भी हर्जाई नहीं है जो तुम्हें तकलीफ देने की कोशिश करेगा। ये तो खुद तुम्हारा गुलाम है।
शौर्य शिप्रा के चेहरे पर अपनी उंगली फिराता हुआ बोला। दोनों की भावनाएं अभी उबाल पर थीं। थोड़ी देर पहले की दोनों की नाराजगी अब गायब हो गई थी। दो अतृप्त आत्मा एक होने को मचलने लगी थीं। कमरे में एक तूफान का आगमन हुआ। दो प्यासे दिल अपनी प्यास बुझाने को आतुर सारी सीमाओं को तोड़ती जा रही थीं। दो जिस्म एक होने की चरम पर पहुंच गई थीं। आखिर वो पल भी आया जब तूफान शांत हुआ। सांसों का बवंडर थम गया। शिकवे शिकायत का कोई नामो निशान नहीं था। थोड़ी देर तक शौर्य और शिप्रा दोनों शिथिल अवस्था में एक दूसरे की बाहों में खोए रहे। शौर्य ने शिप्रा का कंधा पकड़कर हिलाते हुए कहा, अब मुझे जाना होगा। जैसे ही शिप्रा ने शौर्य की बात को सुना, उसने और कसकर शौर्य को जकड़ लिया। मुझे डर लग रहा है, शिप्रा ने भूलेपन से कहा। डर? डर किस बात की? शौर्य शिप्रा की आंखों में देखता हुआ बोला, अगर तुमने जैसा सोचा है वैसा नहीं हुआ तो? अगर विक्रमजीत जी कनिका से तुम्हारी शादी कराने पर अड़ गए तो? ये सोचकर ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। कहते हुए भी शिप्रा के शरीर ने झुरझुरी ली। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें फालतू में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। सब अच्छा होगा। शौर्य शिप्रा के गाल को थपथपाता हुआ बोला, चलो उठो और तुम भी तैयार हो जाओ। आज तुम्हें भी तो राधिका की पार्टी में जाना है। तुमने कुछ गिफ्ट लिया कि नहीं? बोलते हुए शौर्य बिस्तर से उठ गया। शिप्रा ने भी अपने कपड़े को व्यवस्थित किया और बेड से उठकर खड़ी हो गई। वो शौर्य के पास गई और उसके कपड़े के रिंकल को ठीक करती हुई बोली, पार्टी में जाते हुए कोई आइटम ले लूंगी, पर क्या तुम नहीं आओगे पार्टी में? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे दादाजी के साथ तुम्हारे दूसरे फैमिली मेंबर को मेरा उस पार्टी में आना अच्छा नहीं लगेगा। पर बुआ ने तो कहा था कि तुम्हें भी अपने साथ लाने को। शिप्रा मासूमियत से बोली, अब तुमसे ऐसे तो नहीं कहती कि तुम अकेली आ जाना। अगर वो मुझे भी इनवाइट करना चाहती तो डायरेक्ट मुझे भी तो फोन कर सकती थी। तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो और जाकर पार्टी एंजॉय करो। शौर्य शिप्रा के गाल को खींचता हुआ बोला। शिप्रा भी समझती थी कि उसके परिवार वाले शौर्य को ज्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए उसका ना जाना ही ठीक होगा। अगर शौर्य के जाने पर किसी ने कुछ अगर उल्टा आपको पुल्टा बोल अच्छा दिया लगे तो तो उसका मूड भी मिक्सडोज को खराब हो सब्सक्राइब जाएगा। करें। तुम भी अपना ध्यान रखना। कनिका को लेकर वहां जो भी बात होगी मुझे उसके बारे में बताते रहना। शिप्रा चिंतित स्वर में बोला। शौर्य जल्दी से तैयार होकर अपने दादाजी के घर के लिए निकल गया और शिप्रा उसे जाते हुए देखती रही। अब आगे क्या होगा? विक्रमजीत चौहान के सूर्यभान से मिलने पर क्या होगा? क्या कनिका राजा साहब से अपनी शादी शौर्य से करवाने की जिद को तोड़ पाएगी? तो इंतजार कीजिए अगले पार्ट का।